गणित कक्षा 10 सेट फर्स्ट 2025 822 ये हमारा पेपर कोड है PV। ये पेपर 3 घंटा 15 मिनट का होता है। पूर्णांक हमारे 100 हैं। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होता है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। खंड बा में 50 अंक के विस्तृत प्रश्न होते हैं और 30 नंबर होते हैं प्रैक्टिकल के। तो इस वीडियो में खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों के सॉल्यूशन लेकर हाजिर हैं। पहला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है। तो ये प्रश्न में क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या कोई भी हो सकती है, परिमेय संख्या कोई भी हो सकती है। इनको अगर जोड़ा जाए तो इनका योग जो प्राप्त होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या दी है डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में संख्या 156 दी गई है, इसकी अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड करें, ये है हमारे 156। इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम देख रहे हैं जो इकाई अंक पे 6 है, ये 6 2 से विभाजित हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इस पूरी संख्या को 2 से डिवाइड करें तो ये पूरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 2 का भाग दें 15 में, 2 7 14, यहाँ 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16। लास्ट में 8 आ गया, ये 2 से फिर विभाजित हो जाएगी। 2 3 6, यहाँ से 1 बचेगा, 18 हो जाएंगे, 2 9 18। लास्ट में 9 आ गया, अब ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 कम 3, 3 3 9, 3 से विभाजित हो रही है। ये आ गया 13, 13 अभाज्य संख्या है, 13 से विभाजित होगी। 13 कम 13। इसके अब 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। इसमें देख रहे हैं घातों के रूप में है, तो 2 है 2 बार, तो 2 को 2 पे घात 2 लिख सकते हैं। गुणा में 3 एक बार है, 13 एक बार है, तो ये गुणनखंड हो गए अभाज्य 156 के। तो इसमें सी विकल्प में देख रहे हैं 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 11, ये नहीं होगा। अब देख रहे हैं बी में 2 पे घात 2 गुणा 3 गुणा 13, ये जो बी विकल्प में जो गुणनखंड दिए हैं वही 156 के अभाज्य गुणनखंड है, तो बी विकल्प इसका सही है। तीसरे प्रश्न में ये दिया गया है 3x + 5y अपॉन 3x - 5 बराबर 7/3, तो x y का अनुपात क्या होगा। तो इसको हल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका हम आपको बता देते हैं, 5y/3x - 5y बराबर 7/3। तो एक तो हमारा तरीका ये है कि इसको कैंची की गुणा कर दिया जाए। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का इस तरफ गुणा कर दें और 7 का नीचे की तरफ। तो हम 7 का गुणा कर देंगे, 3 7 21x, 7 5 35y बराबर 3 गुणा किया इसमें 3 3 9x, 3 5 15y। अब क्या करें, x को x की साइड में ले लें, 3x इधर है ही, 9x को और इधर ले लिया, दिए माइनस के 9x इधर आ गए। 15y बाईं तरफ है, 5y को 7 5 35, 35y है, ये 35y को इधर ले लो, ये माइनस के हैं प्लस के हो जाएंगे 35y। 21 में से 9 घटा दिए, ये बच जाएंगे हमारे 12, ये 12x हो गए। 15 और 35 जोड़ दिए, ये हो गए 50y। अब हमें x के बटे में y ले आना है, तो x बटे y इधर बटे में आ गए, 12 इधर बटे में पहुंच जाएंगे। अब इसमें जो कॉमन गुणनखंड है उसको हम काट देंगे। 2 का भाग इसमें दोनों में जा रहा है, 2 का भाग दिया 50 में, ये आ गए 25 और 2 6 12। तो x अनुपात y हमें निकालना था, तो ये आ गया है 25:6। 25:6 ये ए विकल्प में है, तो ए विकल्प ही इसका सही है। अगले सवाल में एक समीकरण दिया गया है, 3x² - 2x + 1y 3y = 0। इसमें विकर्ण निकालना है, तो इसको हम मानक समीकरण से तुलना कर देंगे। मानक समीकरण होता है, व्यापक समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर, ये हमारा द्विघात समीकरण, एक चर के द्विघात समीकरण में मानक रूप है, इसका हम तुलना कर देंगे।
तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में ए है और एक्स स्क्वायर का में 3 है, तो ए बराबर आ जाएगा 3। बी बराबर आ जाएगा एक्स का गुणांक है ये -2 और सी बराबर ये हमारा आचार्य पद है 1/3। अब हम निकाल लेंगे विविक्त कर। विविक्त कर का जो फॉर्मूला है ए बी सी में जो संबंध है वो है बी स्क्वायर -4ac। अब बी की जगह -2 का स्क्वायर -4 ए की जगह 3 और सी की जगह 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गए। -2 का वर्ग +4 आ गया, 2 दूनी 4 माइनस के 4 ये बच गए, 4 - 4 0 आ गया। तो ये जो हमारा आया है विविक्त कर, इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डी बराबर 0 यही विविक्त कर है और 0 है हमारा ए विकल्प में, तो ए विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में माध्य निकालना है। ये हमारी सारणी दी गई है, वर्ग अंतराल हमारा दिया गया है 2 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। ये हमारा वर्ग अंतराल है। ये हमारी बारंबारता है 2 4 7 3 4। अब ये जो वर्ग अंतराल है इसका मध्यमान निकालेंगे। ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। उच्च सीमा निम्न सीमा जोड़ के आधा कर देंगे। 2 और 4 6 होगा, 6 के आधे 3, 4 6 10, 10 के आधे 5, 6 8 14 के आधे 7, 8 10 18 के आधे 9 और 22 के आधे 11। ये x है और ये f है, इसमें निकाल लेंगे fx। fx मानी x का जो मध्यमान है उसका और जो बारंबारता है उसका गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 हो गए, 5 चौक 20 हो गए, 7 7 49 हो गए और 9 तिया 27 हो गए, 11 चौक 44 हो गए। अब हमें क्या करना है, इस f को जोड़ देंगे, ये आ जाएगी सिग्मा f, यानी बारंबारता जोड़ दें। 2 4 6 7 13, 3 16 4 20 हो गई ये। और ये जो fx आया इसको जोड़ देंगे, 6 9 15 7 22 और 4 26 हासिल 2 2 2 4 4 8 4 12 2 14। ये आ गए हैं 146। ये है हमारा सिग्मा fx। हमें निकालना है माध्य। माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx 146, सिग्मा f 20। 20 का भाग दे दें। 20 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 20 का भाग हम इसमें 14 में नहीं जाएगा, 146 में 20 सत्ते 140 होते हैं, 7 का भाग इसमें चला गया 140। 20 सत्ते 140, 6 बच गए, 10 लगा लिया, 0 लगा लिया, 20 30 60। यह आ गया 7.3। 7.3 डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। त्रिभुज एबीसी में डीई और बीसी इस प्रकार हैं, ये समांतर हैं दोनों। एडी 1.5 सेंटीमीटर, डी बी 3 सेमी और ए 2 सेमी। एसी की माप ज्ञात कीजिए। ये हमारा समीकरण, ये हमारा त्रिभुज दिया गया है, ये बीसी है, ये डी है, ये दोनों आपस में समांतर हैं। जब एक ही त्रिभुज में एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा अगर ले ली जाए तो ये दो त्रिभुज बन जाएंगे, ए डी ई और ए बी सी। और ए बी सी और ए डी दोनों ही क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। और जब त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज ए डी ई के, तो ये हमारी कंडीशन होती है, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, यानी ए बी बटे ए डी हो जाएगा, बराबर होगा ए सी बटे ए ई। इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समान अनुपात में होंगी। ए बी की दूरी इसमें नहीं है, ए बी ए डी और डी बी मिला के हमारी ए बी हो जाएगी। ए बी क्या होगी, ए डी प्लस डी बी बटे ए डी बराबर ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए की वैल्यू ए ई की वैल्यू में दी गई है। तो ए डी है 1.5 प्लस
डी बी है 3, ए डी है 1.5 बराबर, ए सी हमें निकालना है, ए ई है 2 सेमी। ये 1.5 और 3 4.5 हो गए, 1.5 ए सी बटे 2, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो गया, 15 तिया 45 हो गए। ए सी बराबर 2 का गुणा 3 में कर देंगे, 2 तिया 6 सेमी हो जाएगी। तो 6 सेमी है ए विकल्प में, तो ए विकल्प इसका सही है। बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी, दूरी निकालना है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। ये 2 बिंदु हैं हमारे ए और बी, ए और बी के निर्देशांक दिए गए हैं, तो इनके बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पर हम x1 y1 मान लेते हैं, इसके पहले बिंदु के निर्देशांक, x2 y2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक। अब निकालेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। इसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर जो हमारे भुज हैं x हैं उनमें घटा देंगे, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। रूट के अंदर 2 और 4, ये पहले बिंदु है, 2 माइनस 4 का वर्ग प्लस दूसरे जो कोटि हैं 3 और 1 के अंतर का वर्ग। ये हो गया 2 में से 4 गए, माइनस के 2 का वर्ग प्लस 3 में से क्या 2 का वर्ग, माइनस 2 का वर्ग भी 4 होगा और 2 का वर्ग भी 4 होगा। ये हो गया 8 को ले सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, एक जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अंदर ही रहेगा, 2√2। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 2√2 मात्रा की, बी विकल्प में बी विकल्प इसका सही है। यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। यह है द्विघात समीकरण, इसके मूल बराबर हैं, तो इसका हम जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसकी तुलना करना है तो a जो है वो x का गुणांक है, यहाँ है x का गुणांक 3, तो a बराबर 3 आ जाएगा। b है x का गुणांक, तो यहाँ पर x का गुणांक -12 है तो -12 हो जाएगा। c अचर पद है तो c है m, तो m हो जाएगा c का मान। अब अगर मूल इसके बराबर हैं तो जो b² माइनस 4ac होता है वो 0 के बराबर होता है। ये हमें याद रखना चाहिए यदि मूल क्या है बराबर हैं। अब b की वैल्यू -12 तो -12, b के स्क्वायर है तो -12 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू है m, p बराबर 0। ये समीकरण बन गया, इसमें एक चर m है तो m की वैल्यू ही हमें निकालनी है। तो 12 का वर्ग -12 का वर्ग 144 प्लस 12 हो या -12 हो उसका वर्ग होगा 144। 4 तिया 12 m की वैल्यू निकालना है, 144 इधर ले गए तो माइनस के 12 m बराबर, ये प्लस के थे इधर भी माइनस के 144 हो गए, तो m बराबर आ गया -144 बटे -12 -12 कैंसिल, माइनस कैंसिल, m बराबर 12 का भाग दे देंगे, 12 का 12, 12 दूनी 24, m की वैल्यू 12 आ गई है। तो 12 है सी विकल्प में, सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में 15-25 का HCF 5 है, तो ये 2 संख्याएं हैं, a मान लिया 15 और दूसरी संख्या b है हमारी 25। a और b का जो HCF है वो है 5। अब हम समझ लें एक संबंध होता है HCF, किन्हीं 2 संख्याओं का HCF और LCM, इनको अगर गुणा किया जाए और जो 2 संख्याओं का HCF या LCM है उनको आपस में गुणा किया जाए तो HCF गुणा LCM बराबर आएगा A गुणा B। HCF हमारा 5 है, LCM हमें निकालना है, A है 15, B है 25 वैल्यू लगा दी, तो LCM कितनी वैल्यू आ जाएगी ये हम निकाल लेंगे 15 गुणा 25 बटे 5। 5 से डिवाइड कर दिया है 25 को, 5 पंजे 25 और 15 गुणा कर दिया 5 में, 15 पंजे 75
तो ये 75 आ गया हमारा एलसीएम। तो अगर कोई दो संख्याएं 15 और 25 है, उनका एलसीएम 5 है, तो फिर उनका एलसीएम 75 होगा। 75 बी में है, तो बी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में कुछ पद दिए गए हैं, उनका सार्वअंतर निकालना है। यानी एक समांतर श्रेणी है, उसका सार्वअंतर निकालना है। सार्वअंतर कोई दो पद ले ले, पहला और दूसरा ले लेते हैं, तो दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, तो वही हमारा सार्वअंतर आएगा। कोई भी समांतर श्रेणी हो, उसके कोई दो पदों को ले लें और वो दो पद हों लगातार आने वाले, तो उनको अगले वाले में से पहले को घटा देंगे। यानी ये वन है तो ये माइनस के 3 घटा देंगे, एक में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे। तो यही हमारा सार्वअंतर होगा, माइनस के 2। पहले विकल्प में है तो पहला विकल्प इसका सही है। ये प्रश्न है, सारणी दी गई है, इसका माध्यक वर्ग ज्ञात करना है। तो इसको हम लंबवत लिख लेंगे। ये हमारा वर्ग अंतराल है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से है 25। बारंबारता दी गई है 2, 7, 3, 10, 4, 2, 7, 3, 10 और ये 4। हमें निकालना है माध्यक वर्ग। तो हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे। संचयी बारंबारता पहला पद बारंबारता ऐसी रहेगी, दूसरे पद बारंबारता अगली जोड़ के लिखेंगे। 2, 7, 9, 9, 3, 12, 12, 10, 22 और 26। बारंबारता को जोड़ दिया तो ये 26 आ जाएगी। अब हम निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका होगी 26 का हम आधा कर देंगे, 13वां पद। 13वां पद होगा वो संचयी बारंबारता की किसके अंदर आ रहा है? ये आ रहा है हमारा 13वां पद 22 के अंदर आ रहा है। 22 के सामने हम चलेंगे तो ये बारंबारता 10 है, और बारंबारता के सामने हम चलेंगे तो ये हमारा आ जाएगा वर्ग अंतराल में माध्यक वर्ग 15, 20। माध्यक वर्ग हो गया 15 से 20। 15 से 20 है डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। 12वां प्रश्न, यदि tan a बराबर 1 तो 2 sin a cos a का मान होगा। तो tan a का मान 1 दिया है, तो tan a में यानी जो सारणी होगी हमारी उसमें देखेंगे tan में 1 कितने डिग्री का मान होता है। तो tan a बराबर 1 होता है tan 45 का मान। तो a इसमें तुलना कर देंगे, जो कोण a है वो आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। अब मान निकालना है 2 sin a cos a। तो यहाँ पर 2 sin a cos a की वैल्यू क्या होगी? इसको दो तरह से कर सकते हैं, यहाँ भी हम मान लगा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 2 sin a की वैल्यू हम लगा दी 45 डिग्री, cos a की वैल्यू हमारी 45 डिग्री, a की जगह हमारी 45 डिग्री लग गई। अब हम इसका मान लगा देंगे, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2, 2 √2 ये 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1 आ गया, एक वैल्यू तो ये हो गई। दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं 2 sin a cos a होता है sin 2a के बराबर। अब इसमें अगर हम लगा दें sin 2a की वैल्यू 45, sin 45 दूनी 90, sin 90 का मान 1 होगा। तो चाहे इस तरीके से कर लें चाहे इस तरीके से कर लें, हमारी वैल्यू हमारी क्या आएगी? 1 आएगी। तो 2 sin a cos a की वैल्यू 1 आई है, 1 है सी विकल्प में, सी विकल्प इसका सही है। एक वृत्त के केंद्र से 25 सेमी दूर Q से वृत्त की लंबाई जो 24 सेमी है। तो ये हमारा एक वृत्त है, इसका केंद्र अगर O है, इस O से 25 सेमी दूर एक Q बिंदु है, ये हमारी 25 सेमी की लंबाई होगी। स्पर्श रेखा है Q से वृत्त पर, ये हमारी P मान लेते हैं स्पर्श रेखा है PQ, ये है 24 सेंटीमीटर। P को O से मिला दें, ये हमारी आ जाएगी त्रिज्या R। यानी स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा इस पर लंब होती है, यानी स्पर्श रेखा पर। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया है। ये 24 ये 25 है,
हमें निकालना है त्रिज्या, तो ये त्रिज्या हो जाएगी हमारी r। समकोण त्रिभुज QOP से OP बराबर आ जाएगी रूट के अंदर, ये 90 डिग्री है तो ये हमारी कर्ण होगी, तो ये हो जाएगी OQ² माइनस QP²। OQ 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 25 का वर्ग 625 और 24 का वर्ग 576। इसको हम घटा देंगे, 15 में से 6 9 बचे, यहाँ से रह जाएंगे 1 11 में से 7 गए, 4 बच गए, 49 का वर्गमूल 7। तो त्रिज्या आगे हमारी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, ए विकल्प है, तो ए विकल्प इसका सही है। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली उसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, उन्नयन कोण कितना होगा। ये हमारी मीनार है 20 मीटर, इसकी छाया है इधर, ये है 20√3 मीटर। ये अगर हमारा सूरज कोई है तो इस पर जो बनेगी इस बिंदु पर, यानी छाया के लास्ट बिंदु पर, ये जो उन्नयन कोण बनेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो ये हमारी मीनार है, मीनार ज़मीन पर जो खड़ी होती है वो लंबवत खड़ी होती है, 90 डिग्री कोण हो गया। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ पर थीटा है और ये लंब है और ये आधार है। इनमें थीटा लंब और आधार में जो संबंध होता है वो होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब है 20, आधार है 20√3, 20 से भाग दे दिया, 20 से कम 20, 1/√3 आ गया है ये। अब tan में 1/√3 होता है tan 30 का मान, तो ये आ गया थीटा हमारा। थीटा से हम कंपेयर कर दें तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री, तो ये जो थीटा होगा वो 30 होगा, यही हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। तो उन्नयन कोण का मान 30 डिग्री होगा, तो ए विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है 14 सेमी त्रिज्या के वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ये हमारा वृत्त है, ये हमारा केंद्र है। ये अगर चाप है तो ये चाप जो है केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा गुणा πr² बटे 360। इनकी वैल्यू लगा देंगे, थीटा है हमारी 30 डिग्री, पाई है 22/7 डिग्री और r है 14 इसका स्क्वायर और नीचे है 360। 360 30 से भाग दे देते हैं, 3 0 कट गया, 3 1 कम 3 3 दूनी 6, ये हो गया 12 36। अब अगला होगा हमारा 22 गुणा 14 बटे नीचे रह गए 12 गुणा 7, 7 दूनी 14, 2 छिक्का 12, ये 2 से फिर कट जाएगा, 2 3 6 और 2 7 14, ये बचे 22 और ऊपर 7 गुणा में बटे 3, 7 दूनी 14 के 4 हासिल, 7 दूनी 14 1 15 बटे में है 3, 154/3 सेमी स्क्वायर। यह आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154/3 सेमी स्क्वायर सी विकल्प में, तो सी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में है जोकर की टोपी का आकार क्या होता है। जोकर की टोपी इस आकार की होती है, ये फुंदने से लगे होते हैं यहाँ पर, तो ये हमारा आकार होगा शंकु के, तो जोकर की टोपी होगी शंकु आकार, ये बी विकल्प में, तो बी विकल्प इसका सही है। कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का सरलीकृत रूप है प्रत्यक्ष विधि, तो ये बी विकल्प इसका सही है। अगले प्रश्न में कुछ प्रेक्षण है, उनका माध्य है 15, माध्यिका है 24, तो बहुलक क्या होगा। तो माध्य और माध्यिका अगर दी है और हमें बहुलक निकालना है तो ये संबंध होता है -2 गुणा माध्य। माध्यिका 24 है और माध्य 15 है, तो 3 गुणा 24 ऋण 2 गुणा 15, 24 या 72, 15 दूनी 30, 72 में से 30 कटा, ये आगे 42 होगा हमारा बहुलक।
42 डी विकल्प में डी विकल्प इसका सही है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासा है एक बार फेंका जाता है, सम संख्या आने की क्या होगी प्रायिकता। तो एक बार फेंकेंगे तो पासे पे 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कुल घटनाएं कितनी है 6। अब यह कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता, तो जो हमारी चाहिए उनमें 2 4 6 वो कितनी है 3, तो ये आ जाएगी हमारी प्रायिकता सम संख्या आने की 3/6, 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गई 1/2। सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2, 1/2 बी विकल्प में, बी विकल्प इसका सही है। 20वां प्रश्न, अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को एक दक्षिणासार निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता क्या होगी। टोटल पत्ते क्या हैं 52 हैं, इनमें एक एक करके पत्ता निकालेंगे तो कुल घटनाएं कितनी हो जाएंगी 52। इसमें रानी आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो रानियाँ कितनी होती हैं 4, तो एक एक करके निकालेंगे तो 4 बार रानी आएगी, तो रानी होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 4/52। इसे हम काट देंगे 4 एकम 4 और 4 एकम 4 चढ़ती है 12, ये जाएगी 1/13। तो रानी आने की प्रायिकता क्या होगी 1/13, 1/13 है हमारा बी विकल्प में, बी विकल्प भी इसका सही है।